दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और साइड में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लें ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं गुरसेवक सिंह, आपका फिजिक्स टीचर, आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और ये पर्टिकुलर वीडियो इसके लिए है, 12th क्लास के लिए है भाई। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक बेसिकली क्या है, टेम्परेचर की डिपेंडेंसी रेजिस्टेंस के साथ कैसे होती है। तो टेम्परेचर का रिलेशन इसके साथ, रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ बात करते हैं पहले तो रेजिस्टेंस की। व्हाट इज रेजिस्टेंस बेसिकली? रेजिस्टेंस इज बेसिकली व्हाट, अ हिंड्रेंस दैट अलाउ डज नॉट अलाउस द करंट टू फ्लो। ठीक है, अब बात करते हैं रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पाया जा सकता है। रेजिस्टेंस पाया जा सकता है किसमें? कंडक्टर्स में। किसमें? कंडक्टर्स में, और सेमीकंडक्टर्स में, और अलॉयस में, और इंसुलेटर्स में। यही आपके पास चार चीजें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ कंडक्टर्स में तो उसके रेजिस्टेंस के ऊपर क्या चेंज आएगा। तो क्या कोई फॉर्मूला है जिसका आप लोगों ने पहले भी जिक्र करा है? बिल्कुल है सर। तो कंडक्टर्स में बात करें, रेजिस्टेंस की बात कर लो या रेजिस्टिविटी की बात कर लो। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ रेजिस्टिविटी की, तो फॉर्मूला रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो अपने लोगों ने जो पहले पढ़ा हुआ है वो क्या है कि टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं तो जो टाउ है वो टाउ की वैल्यू कम हो जाती है। टाउ बेसिकली क्या है, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का वो टाइम जब आपका इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, रिलैक्स रहता है। बट जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से कोलाइड करना शुरू कर देंगे। अब कम टाइम का उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो जब कम टाइम का रिलैक्सेशन मिलेगा तो ऑटोमेटिकली अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो टाउ कम हो जाएगा। यही पढ़ा था ना पहले कि अगर टेम्परेचर को कम कर दिया या बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली टाउ आपका कम हो जाएगा। अब यहाँ से रिलेशन देखिए, रो और टाउ का क्या है। तो रो और टाउ का रिलेशन है इनवर्स। तो अगर टाउ को कम कर दूं तो रो बढ़ जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है। तो बट हुआ क्या, जब आपने टाउ को कम करा फिर रो आपका बढ़ा। बट रो का टेम्परेचर के साथ फिर क्या रिलेशन हुआ कि रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो रेजिस्टिविटी जाहिर सी बात है बढ़ती है। किस केस में? किस केस में? कंडक्टर्स के केस में। ठीक, क्या कोई और फॉर्मूला है जिसके थ्रू मैं इसकी वैल्यू भी निकाल सकता हूँ? तो बिल्कुल है। एक नया फॉर्मूला आप पढ़ेंगे जो शायद आप लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ। तो रो इज इक्वल टू रो नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी यहाँ पर क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर बोले तो ये आपके पास कोई इनिशियल टेम्परेचर है आइस पॉइंट का। ठीक है, व्हाट इज आइस पॉइंट? आइस पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टी क्या है? टी आपका वो पर्टिकुलर नया टेम्परेचर है जहां पर आपने एक नई रेजिस्टिविटी रो पता करनी है। ठीक है, टी नॉट आइस पॉइंट का टेम्परेचर हो गया, तो टी नॉट टेम्परेचर पर रो नॉट जो रेजिस्टिविटी है वो आपको पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो रो नॉट इज इनिशियल रेजिस्टिविटी यू कैन से। ठीक, रो इज योर फाइनल रेजिस्टिविटी यू कैन से एट टेम्परेचर टी। तो अल्फा क्या है? अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस। ये कोफिशिएंट है। ठीक है भाई, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक, अब ये पर्टिकुलर अल्फा की वैल्यू अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग होती है। बट जैसे कंडक्टर्स की एक पर्टिकुलर रेंज होगी तो एलॉयज की एक पर्टिकुलर रेंज होगी। उस समय आपका सेमीकंडक्टर्स के लिए इसकी कोई पर्टिकुलर रेंज होगी। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर मेटल्स की, तो मेटल्स के लिए इसकी लगभग वैल्यू होती है 4 × 10⁻³ पर केल्विन। पर केल्विन कैसे है, ध्यान से देखिए। इस फॉर्मूले को अगर मैं खोलता हूं तो मिलता है रो इज इक्वल टू रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा डेल्टा टी। रो नॉट को इधर भेजेंगे तो रो माइनस रो नॉट इज इक्वल टू रो नॉट अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, इसको इधर नीचे ले आओ तो डेल्टा रो अपॉन रो नॉट इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। देखिए क्या मिला, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा रो अपॉन रो इनटू डेल्टा टी। अब ध्यान से देखिए, चेंज इन रेजिस्टिविटी अपॉन रेजिस्टिविटी तो वैसे कैंसिल हो जाएगा। इसका यूनिट अपॉन में क्या बचा, टेम्परेचर ही तो बचा। तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन। तो यूनिट क्या आएगा इसका, यूनिट आएगा पर केल्विन। तो अल्फा पर टेम्परेचर के साथ कितनी रेजिस्टिविटी को बढ़ाता है या कम करता है, वही अल्फा की वैल्यू बता देगा। ठीक है, तो पर केल्विन के साथ इसकी वैल्यू कितनी चेंज हो रही है, 4 × 10⁻³ मतलब मेजरेबल है, कुछ तो चेंज हो रही है। बट अगर मैं यही बात करता हूँ एलॉयज की जगह, सॉरी मेटल की जगह एलॉयज की, तो एलॉयज में ध्यान से देखिए इसकी समथिंग वैल्यू चली जाती है × 10⁻⁻⁶ पर केल्विन।
जो कि बहुत ज्यादा कम है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर डेल्टा टी समथिंग चेंज हुआ 2 या 3 केल्विन सपोज, अल्फा को मल्टीप्लाई करा तो 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसके साथ 4 × 10⁻³ बिकम्स 8 × 10⁻³ 8 × 10⁻³ को मैंने ऐड करा 1 के साथ, तो 1 + 8 × 10⁻³ समथिंग 1 से तो बड़ी वैल्यू है 1.008। ठीक, अब ये वैल्यू समथिंग है 1.008 सपोज, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ रो नॉट के साथ, तो जाहिर सी बात है जो रो की वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी किससे, और रो नॉट से। तो इसका मतलब टेम्परेचर के बढ़ने पर रो की वैल्यू बढ़ती है, यहां से पता चला। तो ये फॉर्मूला वही सेम चीज कह रहा है। बट अगर इन केस में मेटल्स की बात ना करते हुए मैं एलॉयज की बात करता हूँ, ठीक है, एलॉयज बोले तो मैंगनीन हो गया, कॉन्स्टेंटन हो गया, नाइक्रोम हो गया, ये सारे का सारे एलॉयज है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो सपोज इनके केस में मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, वही टेम्परेचर आपका बढ़ा फिर से 2, ठीक है, टेम्परेचर 2 से बड़ा, अल्फा की वैल्यू कितनी 10⁻⁻6, तो इसका मतलब समथिंग 2 × 10⁻⁻6 को मैं अब ऐड करने जा रहा हूँ 1 के साथ, तो पहले था 1.008, अब होगा 1.00000, 5 जीरोस, तो 1.00 समथिंग क्या हो गया, वो 1 ही तो हो गया। तो अगर मैं तो फिर यही कहूंगा ना कि उस पर्टिकुलर वैल्यू को अगर मैं रो नॉट के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे दोबारा से वैल्यू क्या मिल जाती है, रो नॉट ही मिल जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर की वजह से अलॉयज की रेजिस्टिविटी के ऊपर कुछ खासा फर्क नहीं पड़ता है। तो वी कैन राइट डाउन सिंस अल्फा इज वेरी स्मॉल, सो रेजिस्टिविटी या रो ऑफ alloys is almost independent of temperature। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला कि कैन वी से दैट alloys do not depend upon temperature, तो आंसर टू द क्वेश्चन इज yes। why what is the reason behind this, because alpha, that is temperature coefficient of particular alloys, is very small, due to which we can say that they almost are independent of temperature। तो alloys समझ में आ गया, मेटल समझ में आ गया। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। तो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स के केस में कुछ अलग होता है, ठीक है, ग्राफ लास्ट में प्लॉट करूंगा। ठीक है, आपको मैंने रिलेशन बता दिया टेम्परेचर का रेजिस्टिविटी के साथ क्या रिलेशन होता है इन केस ऑफ मेटल्स। अब बात करते हैं इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में थोड़ी सी बात अगर मैं बताऊं तो थोड़ी सी हटके है। कैसे, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, तो होता क्या है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, दो लेवल्स होते हैं। ठीक है, ये आपको सेमीकंडक्टर का जब एक चैप्टर आएगा उसमें अलग से बता दिया जाएगा, आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता रहा हूँ। एक होता है कंडक्शन बैंड, शायद केमिस्ट्री में पता नहीं पढ़ा दिया गया हो या नहीं। एक होता है वैलेंस बैंड। ठीक है, वैलेंस बैंड में आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स को अगर एक अमाउंट ऑफ टेम्परेचर मिल जाता है तो वो जंप करके पहुंचते हैं किसमें, कंडक्शन बैंड में। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स और मिलेंगे तो जाहिर सी बात है करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो टेम्परेचर, सॉरी, रेजिस्टिविटी कम हो जानी चाहिए। कुछ ऐसा दिमाग कहता है, बिल्कुल सही कहता है। ठीक है, अब होता क्या है, वही सेम चीज इसमें आती है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है टाउ की वैल्यू तो कम हो जानी चाहिए। ठीक, टाउ की वैल्यू कम हो जानी चाहिए तो आपके पास एक फॉर्मूला आता है m इज रो इज इक्वल टू m अपॉन n स्क्वायर टाउ। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो सर आपने जो पहले बोला कि कंडक्टिविटी बढ़ेगी, तो वो फिर गलत हुआ। बट होता क्या है, इफ T इंक्रीजेस, तो दो केस अराइज होते हैं इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। पहला केस, n इंक्रीजेस, व्हाट इज दिस n, n आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, नंबर डेंसिटी इंक्रीजेस, नंबर डेंसिटी n इंक्रीजेस, और दूसरा टाउ डिक्रीजेस। अरे ये तो यार अजीब हो गया इस फॉर्मूले के साथ, एक जगह कह रहे हो n इंक्रीजेस, तो n इंक्रीजेस तो रो डिक्रीजेस, उसी सेम टाइम पर आप कह रहे हो टाउ डिक्रीजेस, अगर टाउ डिक्रीजेस तो रो इंक्रीजेस। क्या है सर ये, क्या पढ़ा रहे हो आप, मैं बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूँ। समझना एक चीज, अब होता क्या है इन मेनी ऑफ द सेमीकंडक्टर्स, जो n इंक्रीजेस है ये डोमिनेट कर देता है। क्या करता है ये, डोमिनेट करता है, दिस डोमिनेट्स ओवर सेकंड केस। आप ये कह सकते हो फर्स्ट डोमिनेट्स ओवर सेकंड। अच्छा,
हाँ जी, ये जो फैक्ट है ये आपको याद रखना है कि ऐसा होता है, और इस पर्टिकुलर केसेस में जो पहला वाला पार्ट है वो दूसरे के ऊपर डोमिनेट कर जाता है, जिसकी वजह से हम किसको ट्रीट करते हैं, हम ट्रीट करते हैं फिर एन इंक्रीज होता है। तो बेसिकली क्या हुआ, जो वैलेंस बैंड में आपके इलेक्ट्रॉन्स थे, वो इलेक्ट्रॉन्स जंप होकर पहुंचते हैं किसमें, कंडक्शन बैंड में। ठीक है, जब कंडक्शन बैंड में आपके इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे तो वो कंडक्ट करेंगे तो कनेक्टिविटी बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली हुआ क्या, टेम्परेचर के बढ़ने पर आपके सेमी कंडक्टर्स की कनेक्टिविटी क्या कर जाती है, पहले से बढ़ जाती है। पहली एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज है इसका जो अल्फा है बेटा, वो अल्फा होता है नेगेटिव। अरे वाह, और क्लियर हो गया भाई। अल्फा अगर नेगेटिव होगा तो आपको सोचिए ना, रो इज इक्वल टू रो नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये जितना मर्जी बढ़ा दो, ये यहाँ क्या आने वाला है, यहाँ माइनस साइन ही आने वाला है। जब यहाँ माइनस साइन ही आएगा तो जाहिर सी बात है 1 में से समथिंग माइनस होगा, 1 में से समथिंग कुछ भी माइनस होगा, और रो नॉट की वैल्यू को उससे अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो वो पर्टिकुलर सारी वैल्यू किस में होने वाली है, वो होने वाली है पॉइंट समथिंग इंटू रो नॉट विल गिव यू व्हाट, रो विल बी लेस देन रो नॉट। तो भाई तीसरा केस क्या समझ में आया, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होने की वजह से रो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रो नॉट से कम हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज और क्लियर होती है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रो की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गया ना, अच्छे से क्लियर हुआ होगा मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये हो गया सेमी कंडक्टर्स का केस। ठीक, और लास्ट इंसुलेटर्स में कुछ ज्यादा नहीं है। इंसुलेटर्स में बस आपको इतना याद रखना है कि इन केस ऑफ इंसुलेटर्स अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो पहली चीज तो ये कि उसमें वैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, दूसरी चीज अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा भी देते हो तो वो पर्टिकुलर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतने नहीं हो पाते कि वो कंडक्ट कर सके। ठीक है, तो आप यही कहोगे कि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ती है तो रेसिस्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो आ ही जाते हैं ना। बट जाहिर सी बात है वो ऑलमोस्ट बहुत हाई टेम्परेचर पर होगा तो ना के बराबर है। तो बट इन जनरल केसेस हम फिर भी क्या कहते हैं कि इन केस ऑफ इंसुलेटर्स अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा तो रेसिस्टिविटी उसकी डिक्रीज हो जाएगी। इन सच अ केस वी कैन से दैट रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इन केस ऑफ मेटल्स, in case of metals what we have to say is rho is directly proportional to temperature. In case of alloys समथिंग ये ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्यों, क्योंकि आप देखिएगा ध्यान से टेम्परेचर जीरो पर भी कुछ ना कुछ रेसिस्टिविटी होगी, और जो चेंज आएगा 100 केल्विन पर जाके, यहाँ का जो चेंज आएगा रेसिस्टिविटी पर, तो वो समथिंग चेंज आएगा 0.0 समथिंग 1 का, बहुत कम चेंज आएगा। फिर अगर आप 100 केल्विन और बढ़ा देते हो तो जो चेंज आएगा वो फिर से आएगा 0.01 समथिंग का। तो ऑलमोस्ट वो ना के बराबर का चेंज होता है, जो मैंने पहले भी बताया। और अगर मैं बात करता हूँ रेसिस्टिविटी का रिलेशन टेम्परेचर के साथ इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, तो दोनों के केस में क्या होती है, डिक्रीज ही होती है। तो ये तीन जो चार आपके जो ग्राफ्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। पहले दो ग्राफ ये हो गए, और सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर का ग्राफ यही होगा सेम, और बाकी रिलेशनशिप्स मैंने आपको समझा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई। थैंक यू सो मच। और हाँ, जो मेरे अपने बैनर स्कूल के बच्चे हैं, अगर उन्होंने वीडियो देखी है तो प्लीज़ मुझे मेरे व्हाट्सएप पे एक सीन का मैसेज जरूर भेजना, ताकि मुझे पता चले कौन कौन देख रहा है। ओके, थैंक यू सो मच।